हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हम देखा था कि कैसे हम लोग O2, N2, F2, C2, Ne2 इन सब के लिए क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को अप्लाई कर सकते हैं। हमने देखा था कि नाइट्रोजन या उससे कम एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए, या फिर अगर आप टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो या उससे कम हो तो हम 2-1-2-1 पैटर्न को फॉलो करते हैं। अगर उससे ज्यादा है तो हम लोग 1-2-2-1 पैटर्न को फॉलो करते हैं। मैंने आपको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सिखाया, बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करना सिखाया, बॉन्ड एनर्जीज और स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज के आपको मैंने मेजर करना सिखाया। नेक्स्ट हमने बात की कि पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, डायमैग्नेटिक स्पीसीज को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, और इसके लिए मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक भी सिखाई थी। चलिए आज हम बढ़ने जा रहे हैं आगे में, एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट कवर करने जा रहे हैं जिनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कई बार आपको मिल सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपैरिजन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन molecular and atomic species। देखिए आप अलग अलग स्पीसीज के अंदर यहां पे क्या करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सा फंडा है। अभी तक हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर क्या सीखा है कि आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। तो ये दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिन्हें मैं AO बोल रहा हूं। These are atomic orbitals। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने हमको सिखाया कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो उनसे क्या फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन से दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे जिनको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। एक आपके पास होगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक होगा आपके पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बोलो सही है। तो इस तरह से ओवरऑल मेरे पास तीन तरह के ऑर्बिटल है। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, एक वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनके कॉम्बिनेशन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, और एक आपके पास प्रेजेंट है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब आप देखो, अगर ये इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल है ना, इसको मैं एवरेज एनर्जी लेवल बोल देता हूं। सिंपल आप तो इसको बोल सकते हो एनर्जी लेवल फॉर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होगा। तो बताओ ये कौन से ऑर्बिटल है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं। दीज ऑर्बिटल्स एट हायर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और ये जो आपके ऑर्बिटल्स हैं, दीज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर एट लोअर एनर्जी देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। बोलो सही है। अच्छा अब मुझे एक चीज बताओ, इन तीनों ऑर्बिटल्स में अगर मैं देखूं तो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा पास कौन होगा? हाँ वेरी गुड, सिंपल सी बात है। देखो इस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है। जैसे आप न्यूक्लियस के पास जाते जाते हो, अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ते जाते हैं, अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन की उस ऑर्बिटल में एनर्जी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे ज्यादा क्लोज होगी, सॉरी सबसे ज्यादा कम होगी, वो न्यूक्लियस क्या होगा, सबसे ज्यादा पास होगा। दैट इज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स are closest to the nucleus। बोलो सही बात है। और अगर ये closest to nucleus है and hence more energy will be required, more energy will be required to remove electrons from a bonding molecular orbital। तो BMO से एनर्जी निकालने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बस बहुत सिंपल सा फंडा है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं आयनाइजेशन एनर्जी को। अगर आप अलग अलग ऑर्बिटल्स के अंदर आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करें तो देखें सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी कब सप्लाई करनी पड़ेगी, जब आपका इलेक्ट्रॉन लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो। बताओ उसके बाद किसका नंबर आएगा? वेरी गुड, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। और सबसे कम एनर्जी कब देनी पड़ेगी आपको, जब आपका इलेक्ट्रॉन ABMO में प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको दो या दो से ज्यादा स्पीसीज की आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है तो आप ये देखें कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है। दूसरी चीज, अगर ऑर्बिटल सेम हो गया है, इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड फ्रॉम सेम ऑर्बिटल, मान लो दो अलग अलग स्पीसीज, दोनों में ही BMO से निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव चार्ज
and inversely proportional to negative charge on that species. रीजन आपको दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा होगा और उतनी ही ज्यादा आपको क्या करनी पड़ेगी, आयनाइजेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो देखें इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको यहां पर क्लैरिटी आएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं एक सिंपल सा क्वेश्चन, कंपेयर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ H2 प्लस H2 H एंड H माइनस। आपको इन सबके आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, H2 प्लस H2 माइनस, है ना। तो देखो क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s1। तो हाइड्रोजन में क्या होगा, अगर आप देखें तो ये एक 1s ऑर्बिटल है, ये दूसरा 1s ऑर्बिटल होगा, इनसे दो नए ऑर्बिटल बनेंगे, एक एंटी बॉन्डिंग और एक कैसा होगा आपका बॉन्डिंग, सिग्मा 1s और ये बन जाएगा सिग्मा स्टार 1s। सही ना। अब पहले बात करते हैं H2 की। तो H2 के केस में क्या होगा 1 2, बस हो गया भाई 1s1 हाइड्रोजन में दो इलेक्ट्रॉन थे, दोनों फिल हो चुके हैं। ठीक है, अब बताओ H2 सॉरी H माइनस नहीं है, दिस वुड बी H2 माइनस। ठीक है, तो H2 में अगर मैं देखूं, H2 में तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, BMO से होगा। फिर बोल रहा है H2 प्लस। अब बताओ H2 से जब H2 प्लस बनेगा तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका होगा ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा ये भी कहां से रिमूव होगा, BMO से। सही है। H तो एटम है, तो अगर H एटम है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल से। ठीक, सिमिलरली अगर मैं बात करूं H2 माइनस की, तो H2 माइनस कब बनेगा, ये तो H2 था, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। बताओ इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, ABMO से होगा। तो अब अगर मैं इनको आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करूं तो आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा एनर्जी कहां देनी पड़ती है, BMOs में। अब जब आपका इलेक्ट्रॉन सेम टाइप के ऑर्बिटल में है तो पॉजिटिव चार्ज पर डिपेंड करेगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पर है, H2 प्लस। H2 प्लस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो उसके बाद सेकंड नंबर किसका आएगा, H2 का। थर्ड नंबर किसका आएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का। और फोर्थ नंबर किसका आएगा, H2 माइनस का। इस तरह से आप इन मॉलिक्यूलर स्पीशीज की आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। कर सकते हैं ना, चलिए कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए, आपको कंपेयर करना है N2 प्लस N2 माइनस N2 2 माइनस और N, इनको आपको आयनाइजेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। तो आप ये कॉपी करें और फिर आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, हम इसको डिस्कस करते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आपने कंपेयर कर लिया होगा, आप देखते हैं आपका ऑर्डर सही है या फिर नहीं है ना। N2 प्लस N2 माइनस N2 2 माइनस और N, इनको आपको कंपेयर करना है। तो N2 मैं आपको सिखा ही चुका हूं, ऑर्डर क्या फॉलो होगा, 2 1 2 1 का ऑर्डर फॉलो होगा। ठीक, चलिए N2 में आप फिल करें तो 8 इलेक्ट्रॉन तो हटा दो, बाकी के बचे 6। तो क्या फिल करोगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये तो है N2। अब आपको बनाना है N2 प्लस। तो आप देखो N2 में से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो BMO से जाएगा। जब आप N2 प्लस बनाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो। अब N2 प्लस में से भी इलेक्ट्रॉन उसी BMO में से जा रहा है। सही है। फिर कौन है आपके पास, N2 माइनस। तो ये था N2 माइनस ही बनेगा। तो जब आप N2 माइनस में से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो ABMO में से जाएगा। और N2 2 माइनस में भी इलेक्ट्रॉन सेम उसी ABMO में से जाएगा। और बचा N, जिसमें इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा। तो फिर से दिख रहा है, सबसे पहले कौन आएगा, BMO भी N2 और N2 प्लस है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, N2 प्लस। फिर किसका नंबर आएगा, N2। फिर आएगा N, एटॉमिक ऑर्बिटल। फिर इन दोनों में नंबर आएगा इसका, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कम है। और सबसे पीछे कौन होगा, N2 2 माइनस होगा। बोलो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालने का ऑर्डर देख सकते हो और अलग अलग स्पीशीज की आयनाइजेशन एनर्जी को आप
कंपेयर कर सकते हो। आई होप आपने आंसर बिल्कुल सही दिया होगा, नहीं दिया है तो छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दें। ऐसे क्वेश्चंस कभी पूछे नहीं गए इसलिए आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सही है, चलिए तो ये थी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर होमो एटॉमिक स्पीसीज, होमो एटॉमिक जिनमें एक ही टाइप के एटम्स थे। अब मैं आपको लेकर चल रहा हूं एमओटी के अगले एप्लीकेशन के ऊपर, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखें होमो एटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो है एनर्जी का, क्योंकि क्या होता है जब होमो एटॉमिक होता है कार्बन कार्बन, तो इस कार्बन के और इस कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, सेम एनर्जी लेवल पर होते हैं, तो आसानी से वो मिक्स हो सकते हैं। लेकिन जब आपके पास एक एटम है ए और एक एटम है बी, लेट्स से एक एटम है कार्बन एक एटम है ऑक्सीजन, आप भी जानते हो कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलग एनर्जी लेवल पर होंगे, ऑक्सीजन के एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलग एनर्जी लेवल पर होंगे। तो जब अलग अलग एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स मिक्स होते हैं तो आपको पहली चीज तो हमने सीखी थी कि जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जीज अप्रोक्सीमेटली क्या होनी चाहिए, सेम या आसपास होनी चाहिए। तो अगर उनकी एनर्जी के बीच में बहुत ज्यादा गैप हुआ तो फिर वहां से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो मिक्सिंग है वो प्रॉपर नहीं होती है। तो यहां उस चीज का बहुत ही इंपैक्ट पड़ता है। ऑल्दो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की जो प्रॉपर मॉलिक्यूलर का अरेंजमेंट है वो आपके डायरेक्ट सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एप्लीकेशन पार्ट हम कवर जरूर करेंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं, पहले मैं आपको सब कुछ लॉजिकल बताऊंगा, सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कैसे ये बन रहा है कैसे ये बन रहा है, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा जो मैं हमेशा करता आता हूं। पहले हम चीजों को लॉजिकली अच्छे से समझेंगे, उसके बाद समझने के बाद हम उसको एक ट्रिक में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि जब क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आए तो आप चुटकी बजा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। सही बात है, चलिए तो शुरू करते हैं हम एमओटी फॉर हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट आप जो लिखने वाले हैं वो ये है कि हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर दो अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले एटम होते हैं। नाम से तो लग रहा है अलग अलग एटम है, तो एक की ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, एक की क्या होगी, कम। तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बताओ वो कहां रहना चाहेगा, कम वाले के पास या ज्यादा वाले के पास, है ना। तो बस ये अपना पहला पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट क्या हमारा कि इन अ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल, इन अ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बोल दो या इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोल दो, will reside closer to the more electronegative atom। यानी आपके बॉन्ड का नेचर पोलर होगा और जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ क्या होगा, ज्यादा शिफ्टेड होगा। दूसरी चीज जो आप यहाँ पे ध्यान से सीखनी है आपको, वो भी मैं लिखवा रहा हूं, फिर मैं जब ऑर्बिटल्स बनाऊंगा तो आपको और अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। तो इन अ हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल both the atoms have different electronegativity, ठीक। The atom with higher electronegativity has higher Z effective and its atomic orbitals will be at lower energy relatively। सही बात है। तो जब आपका हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स है तो एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा, और एक की क्या होगी, कम। तो बहुत सिंपल सी बात है, ए और बी है, मान लो बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड ए इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। सही है। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा कि उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा। अगर उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो इसके न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, ज्यादा। इसका मतलब इसके ऑर्बिटल्स रिलेटिवली क्या होंगे, लोअर एनर्जी पर होंगे। अब आपको एक चीज याद होगी, मैंने आपको पहले बताई थी कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं तो टोटल एनर्जी सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो आप देखो एक लोअर एनर्जी वाला कंबाइन हो रहा है, एक हायर वाला कंबाइन हो रहा है, ठीक है। अब इनके कॉम्बिनेशन से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग दो ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना।
बॉन्डिंग वालों की एनर्जी क्या होती है, कम। तो ध्यान देना, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बनेंगे वो बी के ऑर्बिटल से ज्यादा रिजेंबल कर रहे होंगे, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई जेड इफेक्टिव होगा, लोअर एनर्जी पर इसके ऑर्बिटल्स रहेंगे, जबकि इसके ऑर्बिटल्स कहां पर होंगे, हायर एनर्जी पर, ऑर्बिटल्स एट हायर एनर्जी होगा। तो जब इनके कॉम्बिनेशन से बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, तो बताओ बॉन्डिंग वाला किससे रिजेंबल करेगा, लो एनर्जी वाले से, क्योंकि बॉन्डिंग वाले की एनर्जी कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग वाला किससे रिजेंबल करेगा, हायर एनर्जी वाले से, है ना। तो आप चीज ध्यान रखना, वही चीज मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं कि व्हेन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, the BMOs resemble more to the atom with high electronegativity, and ABMOs resemble to the atom with लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये आपके पास क्या होता है, अरेंजमेंट होता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, कि जब हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बीच में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आप अप्लाई करते हो, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किसकी तरफ जाएंगे, किससे ज्यादा रिजेंबल कर रहे होंगे, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से, और एंटी बॉन्डिंग किससे कर रहे होंगे, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से रिजेंबल कर रहे होंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेकर चलते हैं HF का, बहुत ही ध्यान से समझें। H और F, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास तो एक ही ऑर्बिटल होता है विच इज 1s, उसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन होता है, और इस ऑर्बिटल की एनर्जी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आप बोर्स मॉडल से भी निकाल सकते हो। वहीं अगर आप बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2s2 2p5। फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऑर्बिटल्स ज्यादा लो एनर्जी पर होते हैं। अगर आप देखें डेटा, अगर मैं आपको बताऊं, तो फ्लोरीन का जो 2p ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, 2p में आपके 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, ये होता है -18.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पर। वहीं अगर मैं आपसे बात करूं फ्लोरीन के 2s ऑर्बिटल्स की, तो ये अराउंड -40.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाता है। हाँ, और अगर आप 1s को देख लो, तो 1s तो और भी नीचे चला जाएगा। तो अगर मैं देखूं, ये 1s फ्लोरीन का है, ये 1s हाइड्रोजन का है, बताओ इस 1s और इस 1s के बीच में क्या मिक्सिंग हो सकती है? देखो आपने खुद ने मना कर दिया, क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि भी एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है। तो एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, तो ये आपस में मिक्स नहीं हो सकते, इसलिए ये ऑर्बिटल कोई उस पर पार्टिसिपेट नहीं करता है, और इसको हम बोलते हैं कि एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा। क्या बनाएगा? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें लोन पेयर एज इट इज बैठा रहेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये वाला, इसका भी देखो एनर्जी गैप बहुत हाई है, 18.7 40.17, अराउंड 22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है। सो ड्यू टू लार्ज एनर्जी गैप, नो मिक्सिंग विल अकर। तो बताओ ये भाई साहब भी क्या बना लेंगे, अपना एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेंगे, और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर भी एज इट इज इसके अंदर पहुंच जाएगा। अब 13.6 18.7, इनमें रिलेटिवली कम एनर्जी गैप है, तो यहां पर क्या होगा, देखो अब ध्यान से देखना, यहां पर 2p में 2px 2py 2pz तीनों ऑर्बिटल्स हो सकते हैं। तो बताओ हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में क्या मानकर चलते थे, z। तो जो 1s है और ये जो 2pz है, ये आपस में क्या होंगे, यहां पर इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्स होकर ये दो तरह के ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और एक क्या बनेगा आपके पास, एंटी बॉन्डिंग। तो ये सिग्मा और ये क्या बन गया, सिग्मा स्टार, क्योंकि 1s और 2pz, ध्यान से देखना, मान लो z एक्सिस है, तो ये तो गया 1s और ये 2pz होगा, इनके बीच में क्या होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग होगी और सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होगा। वहीं अगर मैं बात करूं 2py और 2px की, तो ध्यान से देखना, ये z एक्सिस है, ये आपका 1s होगा, लेकिन जो
2px होगा वो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, सही है। ये रहा आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव। बताओ जब ओवरलैप होगा तो जितना पॉजिटिव पॉजिटिव ओवरलैप हो रहा है उतना ही पॉजिटिव नेगेटिव ओवरलैप हो रहा है। बताओ इस कंडीशन को हम कौन सी बोलते हैं? हाँ, इसको हम नॉन बॉन्डिंग कंडीशन बोलते हैं। तो जो आपका 2py और 2px है वो किसी काम में नहीं आएगा और वो भी आपके नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। कौन से फॉर्म करेगा? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। इनसे भी कोई बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा। बस अब आपके पास दो ही बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स बचे हैं। फ्लोरीन में होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन में होते हैं 1। 9 + 1 कितना हो गया? 10। तो देखो 2 4 कितने 6 और बचे, तो 1 2 3 4 5 6 हो गई फिलिंग पूरी। अब आप यहां से HF का बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। सिर्फ बॉन्डिंग देखना है, नॉन बॉन्डिंग आपको काउंट नहीं करने। तो बताओ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितना है? 0। तो देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1। और ये तो गांव का बच्चा बच्चा जानता है कि H और F जब कंबाइन होते हैं तो उनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड बनता है। देखो MOT भी यही बोल रही है कि H और F के बीच में क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा, या इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म होगा। बोलो समझ में आ रहा है? तो हेटेरोएटॉमिक के अंदर क्या होता है, जब ऑर्बिटल्स के बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है तो वो कंबाइन नहीं होते और वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म करते हैं। बोलो कर सकते हैं? कोई डाउट? आप ना इसकी टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। इनको सॉल्व करने के मेरे पास और तरीके हैं जो आपको सिखाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ लॉजिक से सिखा रहा हूं। देखें, समझें, जाने दें, लोड बिल्कुल ना लें। समझ गए कैसे इनके बीच में कॉम्बिनेशन है? क्योंकि हम अगला केस कवर करने वाले हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। इससे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और थोड़ा प्रैक्टिस करने पर ही वो आपको आएगा। चलिए इसे आप कॉपी करें, फिर हम मूव करते हैं आगे और बात करते हैं अपने अगले हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल की। फिर देखो अब हम बात करने जा रहे हैं अपने अगले मॉलिक्यूल की, दैट इज CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। बहुत ही स्पेशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। जैसे HF की मिक्सिंग हुई, इसकी मिक्सिंग क्या होती है? थोड़ी डिफरेंट होती है, ठीक है। इसके MOT में क्या होता है? हम sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का। तो ध्यान रखना, इन MOT फॉर CO पार्टिसिपेशन of sp hybridized orbitals is considered। ठीक, तो हम sp hybridized orbitals का कंसिडरेशन करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी कई प्रॉपर्टीज है जिनको आप नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो मैं आपको बताऊंगा। बट पहले आप समझने की कोशिश करें। इधर मेरे पास है कार्बन एटम, इधर मेरे पास है ऑक्सीजन एटम। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 2s2 2p4, सॉरी 2s2 2p2, ठीक है। तो ये मान लो कार्बन का 2p ऑर्बिटल है, ठीक, जो कि -11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास लेवल पर होता है। इसी तरह कार्बन का 2s ऑर्बिटल भी होगा जो कि -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के एनर्जी के आसपास होता है, ठीक है। ऐसे अगर आप यहां पर आएंगे ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का भी 2p ऑर्बिटल है, ठीक। तो ऑक्सीजन का जो आपका 2p ऑर्बिटल है वो -19 इलेक्ट्रॉन, सॉरी माइनस ये आपका आएगा 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक। कौन सा? 2p। और ऑक्सीजन का जो 2s ऑर्बिटल होता है बहुत नीचे ले चला जाएगा। चलो थोड़ा सा इसको मुंह पर रख लेते हैं, ठीक। इसका जो 2s ऑर्बिटल होता है वो -32.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है, ठीक है। अब आप देखें इसके इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, इसके बीच में गैप बहुत ज्यादा है, इसके और इसके बीच में गैप रिलेटिवली क्या है? कम। तो हम यहां पर क्या करते हैं, हम यहां पर प्योर ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग से अगर करें तो उससे हम इनकी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो हम यहां पर क्या बोलते हैं कि कुछ डिफरेंट बिहेवियर होता है। डिफरेंट बिहेवियर क्या होता है?
ये कार्बन के p ऑर्बिटल और ये कार्बन के s ऑर्बिटल, ये आपस में क्या होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, इनकी sp मिक्सिंग होती है, यानी sp हाइब्रिडाइजेशन होता है और वहां से इनके पास दो ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं जिनको आप sp ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन बोल सकते हो। सेम ऐसे ही क्या होता है, ऑक्सीजन के भी दो p ऑर्बिटल्स s और p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, sp मिक्सिंग शो करते हैं और क्या होता है, ये भी दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाते हैं जिनको हम spo के नाम से जानते हैं। क्योंकि देखो जो दो ऑर्बिटल्स बने वो एक लोअर एनर्जी और हाई एनर्जी वाले ऑर्बिटल के कॉम्बिनेशन से बना है, तो जो आपके sp ऑर्बिटल्स बनेंगे ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, एक हाई एनर्जी लेवल पर और एक रिलेटिवली लोअर एनर्जी लेवल पर। समझ रहे हैं? सेम चीज यहां पर होगी, ये दो ऑर्बिटल भी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, समझ रहे हैं? अब आप देखो इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल, अब ध्यान देना ये कौन है, ये है sp ऑफ कार्बन, ये है एक sp ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, दिस इज वन sp ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज वन sp ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। अब देखो इन दोनों के बीच में गैप क्या है, ज्यादा, तो ये जो भाई साहब है, ये भाई साहब एज इट इज यहां पहुंच जाते हैं और ये बनाते हैं नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जो sp ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन है ये बनाएगा नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। और अब आपके पास ये जो दो ऑर्बिटल है, ये वाला और देखो ये वाला, ये ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा इनकी एनर्जी के अंदर, तो ये दोनों क्या होंगे, अब कंबाइन होंगे और ये बनाते हैं दो ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि सबसे कम एनर्जी पर आ जाता है। आ गया? क्योंकि ऑर्बिटल्स की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो अगर ये ऑर्बिटल सबसे कम एनर्जी पर आ गया इसका बॉन्डिंग, तो इसका एंटी बॉन्डिंग जो होगा वो सबसे हाई एनर्जी के ऊपर चला जाएगा। ये चीज आपको यहां पे समझनी होगी कि भाई ये जो sp हाइब्रिडेशन से एक ऑक्सीजन का sp ऑर्बिटल, एक कार्बन का sp ऑर्बिटल, ये दोनों क्योंकि ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल पर आ चुके हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे से क्या होंगे, इंटरमिक्स होंगे और दो ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, एक BMO और एक ABMO। क्योंकि BMO सबसे कम एनर्जी पर है तो टोटल एनर्जी को कांस्टेंट रखने के लिए जो आपका ABMO होगा सिग्मा स्टार, वो सबसे ऊपर चला जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये मिक्सिंग समझ में आनी चाहिए। बोलो आ गई? अब कौन कौन बचा? अब बचा एक तो ये, तो देखो ये अलग ही एनर्जी लेवल पर है, तो ये क्या होगा, ये एज इट इज यहीं पर पहुंच जाएगा और ये भी बनाएगा एक नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएगा? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि sp ऑफ कार्बन से आया है। लेकिन एक चीज पे अगर आप ध्यान दें, ये मेरा था एवरेज एनर्जी लेवल था और ये जो ऑर्बिटल है ये एवरेज लेवल से क्या है, ऊपर। सो आप लिखोगे सिंस दिस नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज above the average energy level, it is having slight anti-bonding characters। इस वजह से क्या है, इसके अंदर स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर्स आ गए, तो ये ना तो 100% बॉन्डिंग ऑर्बिटल है और ना ही ये 100% एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, बीच में अटक चुका है। इसमें बॉन्डिंग कैरेक्टर्स भी, नॉन बॉन्डिंग कैरेक्टर्स भी हैं और इसमें साथ ही साथ थोड़े बहुत क्या है, एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर्स भी हैं, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल एवरेज से क्या आ चुका है, ऊपर। ठीक है, अब बचे आपके पास दो और कौन कौन बचे? कार्बन के दो, क्यों तीन बच गए, कार्बन के ये तीनों 2p ऑर्बिटल्स और कार्बन के ये तीनों 2p ऑर्बिटल्स। तो ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, देखो तीन नहीं बचे, दो ही बचे, एक तो sp में काम आ चुका ना, तो जो दो ऑर्बिटल बचे, अब ये नॉर्मल तरीके से आपके पास क्या करेंगे, मिक्सिंग होगी इनकी और इनकी मिक्सिंग से क्या होंगे, दो बॉन्डिंग π2px और π2py और दो एंटी बॉन्डिंग π*2px और π*2py ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे और इस तरह से कार्बन मोनोऑक्साइड की ओवरऑल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट होगी। मैं समझ सकता हूं।
आपके एक्सप्रेशंस को, आपकी भावनाओं को, कि डिफिकल्ट है। कोई बात नहीं, मैंने आपको बोला ना, मैं पहले लॉजिक सिखाऊंगा, मैंने आपको लॉजिक सिखाया, ऐसे होती है। फिर मैं आपको लेके चलूंगा ट्रिक मेथड से, टेंशन मत लो, है ना, आराम से हो जाएगा। बस ये सीईओ का केस थोड़ा स्पेशल है, इसलिए हमें यहाँ पे कवर करना होता है, कि अगर मैं कवर नहीं करवाता तो आपके दुनिया से कंपेयर करते कि यार उसने तो ऐसे बताया था, इसने तो बताया नहीं। इसलिए बहुत जरूरी होता है बताना आपको कि भाई ऐसे भी बताया जाता है। अब हमारे पास एक जुगाड़ मेथड भी होगा, उसको हम फॉलो करेंगे और उससे यहां पर बात करेंगे। खैर, अब आप देखो कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन का 1s होगा, मैंने 1s को काउंट नहीं किया है, ऑक्सीजन के भी 1s को काउंट नहीं किया है, तो 1s2 के 4 इलेक्ट्रॉन तो कम कर दो। कार्बन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे? 14, 14 में से 4 गए, कितने में से? 10। 10 इलेक्ट्रॉन से आप यहां भरना शुरू करें, तो जब 10 इलेक्ट्रॉन से भरना शुरू करेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा, और क्या आएगा? 9 और 10। 10 इलेक्ट्रॉन भर गए। अब अगर मैं यहां पर CO का बॉन्ड ऑर्डर निकालूं, CO, तो वो कितना आएगा? हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। तो देखो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन है? एक ये रहा और 2 ये रहे, 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0। तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 3। यानी जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनेगा तो वो एक ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म होगा। सही है, होता भी है ना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और बाकी आपके 2 नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं। अब आप देखें यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, जिसकी वजह से हमें इसका ये डायग्राम बनाना पड़ता है। देखो, अगर आप CO से CO+ बनाओ, ठीक है, तो मैं आपको बताऊं CO की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है 112.8 पिकोमीटर, और CO+ जब बनता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी होती है? 111.5 पिकोमीटर। ये आपको याद नहीं रखना है। CO से CO+ बनने पर बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? कम। ठीक है, अभी जब मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा ना, वहां इस चीज का यूज सिखाऊंगा कि अगर आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व करो तो आपके CO+ की बॉन्ड लेंथ ज्यादा आनी चाहिए, लेकिन वो कम आती है। क्यों? क्योंकि CO में ये ऑर्डर फॉलो होता है। अब आप देखें, जैसे ही CO से CO+ बनेगा, इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा? इलेक्ट्रॉन जाएगा इस वाले ऑर्बिटल से। देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो जाएगा, होगा ना। इस ऑर्बिटल में क्या है? स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल से रिमूव होगा तो बताओ बॉन्ड ऑर्डर पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, जब भी इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से कम होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है ना, तो आपका जो CO+ है, देखो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3 है। तो जब CO+ बनेगा तो इलेक्ट्रॉन एक ऐसे ऑर्बिटल से जा रहा है जिसमें स्लाइट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है। तो बताओ CO+ का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 3 से बड़ा हो जाएगा। आप उसको 3.2 3.5 नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये जो ऑर्बिटल है इसमें 100% एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर नहीं है, इसमें थोड़े से एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर है, और जब इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, और इस बॉन्ड ऑर्डर में इंक्रीज होने की वजह से ही CO+ की बॉन्ड लेंथ CO से क्या हो जाती है? कम, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। तो आप ये ध्यान रखना, CO से CO+ जाने पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? एज electron will be removed from the orbital, from the non-bonding molecular orbital having slight anti-bonding character, slight anti-bonding character, and therefore bond order of CO+ will become greater than 3 and its bond length will decrease। और इसकी वजह से CO+ की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है, और वो CO की बॉन्ड लेंथ से क्या होती है? कम होती है। बोलो बात समझ में आती है? चलिए, तो आप इसको कॉपी करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस मुझे 2 ही हेटेरोटॉमी मॉलिक्यूल आपको सिखाने हैं। अगर मैं बात करूं NO, ये भी आपको मिलेगा कई जगह, तो NO की MOTB ऑलमोस्ट सेम ही होती है, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। हम नॉर्मल मेथड से जो मैं आपको ट्रिक सिखाऊंगा, उस ट्रिक से ही आप क्या कर सकते हो? उसके MOT को सॉल्व कर सकते हो। सही है? चलिए, ये आपने कॉपी कर लिया, बार पॉज करके कॉपी कर लो फटाफट से।
ठीक है, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो, ये तो हमने सीख लिया कि हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कैसे अप्लाई करते हैं। अब समय आ चुका है ट्रिक का। ट्रिक क्या है? कुछ भी नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा था वही है, बस हम इसको नाम दे रहे हैं ट्रिक का। तो देखो, मैं पहले बोल रहा हूँ ये ट्रिक है, लॉजिकली चीजें डिफरेंट है, इसलिए मैंने आपको पहले ही चीजें लॉजिकली सिखा दी है। मैं चाहता तो इतना लिखवा कर ही आगे निकल जाता, ठीक है, क्योंकि ट्रिक थी। लेकिन अब आप ध्यान दें, क्योंकि मैंने आपको पहले लॉजिकली समझाया कि हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, अलग अलग एनर्जी लेवल होने की वजह से जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जहां पर गैप बहुत ज्यादा है, तो आपको पहले sp मिक्सिंग कंसीडर करके हाइब्रिडेशन की बात करनी होगी, फिर आप उनको मिक्स करवा के ऑर्बिटल्स फॉर्म करोगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन तो आप अपनी ट्रिक से हमेशा सॉल्व कर सकते हो, आपको कुछ भी नहीं करना है, वही चीज है काउंट करनी है, वही चीज देखनी है कि अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 है तो आप 2-1-2-1 वाला फंडा यूज करें, इलेक्ट्रॉन्स को वैसे फिल करें। और अगर आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स ग्रेटर देन इक्वल टू 14 है तो आप 1-2-1 वाला फंडा यूज करें और उसी के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही करें, कुछ नहीं करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, CO, अभी अभी आपने देखा कि CO का बॉन्ड ऑर्डर आया था 3, ठीक है। अच्छा, CO की बाद में बात करता हूं मैं आपसे, क्योंकि CO प्लस में मैं आपको लिखवा दूं ये चीज, एक्सेप्ट फॉर CO प्लस है, CO प्लस में ये चीज वैलिड नहीं है, CO तक वैलिड है, CO पे चलेगी, CO प्लस पे नहीं चलेगी। तो पहले आपको लेकर चलते हैं एग्जांपल NO का। गिनो 7 + 8 15 इलेक्ट्रॉन्स, 14 से ऊपर चले गए ना, 14 से ऊपर चले गए तो उसमें फिलिंग का ऑर्डर क्या बनेगा, 1-2-2-1 बनेगा। चलिए फिलिंग करें, 8 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो 15 में से 8 गए, कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, बताओ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन NO नेचर में कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर निकालो, बताओ बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू 6 - 1, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया, 2.5। नॉर्मल इसकी जब हम एक्चुअल एमओटी लगाते हैं, वही मिक्सिंग वाली जो मैंने आपको CO वाली बताई, आप करके देख लेना, सेम ये चीज आएगी। पहली बात तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, पैरामैग्नेटिक तो आना ही आना है, और बॉन्ड ऑर्डर का कितना आएगा, 2.5। मान लो मैं NO से बनाता हूं NO प्लस, तो बताओ NO से NO प्लस बनाऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। बताओ अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाँ 3 हो गया ना, 6 - 0/2। और बताओ इसका नेचर कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि अब इसके पास एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। बोलो कर सकते हैं, है ना। देखें ऐसा ही और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये वाला आप ट्राई करो। मान लो मैं आपसे बात करता हूं CN की, साइनाइड, ये तो साइनाइड नहीं है, तो CN है सिर्फ, ठीक है। तो C और N, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, सॉरी कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन 6, नाइट्रोजन के 7, 7 + 6 13, 13 यानी 14 से कम आ गया, तो आप ऑर्डर फॉलो करोगे 2-1-2-1, सही है। अब देखो 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक तो होगा ही होगा, वो फिलिंग से भी दिख जाएगा। मुझे यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने होंगे, यहां से पहले 8 हो चुके होंगे, तो 5 बचे, तो 1 2 3 4 5। देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक होगा। बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो हाफ इंटू बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, कितना आ गया, 2.5 आएगा। अगर मैं यहां से बनाऊं CN-, तो CN- में एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा, बताओ नेचर में कैसा होगा, डायमैग्नेटिक। बॉन्ड ऑर्डर, बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, हाफ इंटू 6 - 0 दैट इज 3। इसी तरह आप CN+ के लिए भी बात कर सकते हो, बोलो कर सकते हैं। चलिए यही चीज अगर मैं अप्लाई करूं अब CO के ऊपर, देखो CO के ऊपर अप्लाई करते हैं, C6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2-1-2-1 होगा। फोर्टीन में से 8 तो फिल कर चुके हो, बचे कितने, 6, तो 6 के लिए फिल करो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। आप देखो CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा था, 3 आ रहा था ना, देखो यहां पर भी 3 आ रहा है। बताओ नेचर कैसा रहा था, डायमैग्नेटिक, यहां पर भी नेचर कैसा आ रहा है, डायमैग्नेटिक आ रहा है। दूसरा CO+, अब ये CO+ पे वैलिड नहीं है, क्यों नहीं है, ध्यान से देखना। मैं ये आपसे कह रहा था कि अगर हम CO+ में नॉर्मल MOT लगाएं
तो रिजल्ट मैच नहीं करते। हमने देखा कि CO प्लस की बॉन्ड लेंथ होती है 111.5 और इसकी होती है 112.8। CO प्लस की बॉन्ड लेंथ कम हो चुकी है ना, यानी इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ना चाहिए। अब अगर इस पर नॉर्मल MOT लगाओ तो देखो CO प्लस में एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा, हाफ इंटू 5 माइनस 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 2.5, जो कि गलत है, क्योंकि अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होनी चाहिए थी, बढ़नी चाहिए थी। बॉन्ड लेंथ तो कम हो रही है ना, यानी ये चीज एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस को फॉलो नहीं करती है। इसीलिए हम CO के लिए स्पेशल तरीके से MOT को कंसिडर करते हैं और वो उसका एक्चुअल तरीका होता है। तो CO प्लस में आपको ध्यान रखना है कि भाई CO प्लस में क्योंकि बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, इसका मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ ही रहा होगा और वो 3 से ज्यादा होगा। इसके अलावा आपको ये नॉर्मल हेटेरोएटॉमिक स्पीसीज मिलती हैं, तो इनमें आप नॉर्मल तरीके से फॉलो करो। 14 से कम इलेक्ट्रॉन है तो आप 2-1-2-1 को फॉलो करें, और 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो आप 1-2-2-1 वाले फंडे को फॉलो करें, और आसानी से आप इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं ना। चलिए, तो ये थी आपकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फॉर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ऑल्दो ये लोगों को डिफिकल्ट लगती है, लेकिन आप मेरी ट्रिक यूज करोगे तो आपसे किसी भी क्वेश्चन को गलत करके नहीं आओगे। यहीं पे कंप्लीट करते हैं हम अपने टॉपिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। देखें, हम केमिकल बॉन्डिंग का बहुत सारा पार्ट कवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट NCERT हमने कवर कर ली है। ठीक है, मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग 2 पार्ट्स में पढ़ाने वाला हूं। एक अभी खत्म नहीं हुआ, पहला पार्ट है ना, अभी मैं आपको 1-2 चीजें और पढ़ाने वाला हूं। एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कि 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन कौन से फोर्सेस काम करते हैं, वो उस पर हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म करने के बाद एक तो छोटे छोटे टॉपिक और होंगे उसके रिलेटेड, फिर हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट पर, जहां पर मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा चीजें बताऊंगा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, है ना। चलिए, तो ध्यान दें, आज हमने अपनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कंप्लीट कर ली है। 2 तरह के मॉलिक्यूल के लिए आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी, होमोएटॉमिक, हेटेरोएटॉमिक। ट्रिक आपके सामने है, अगर एटॉमिक नंबर 7 या उससे कम है, या फिर टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 के बराबर या उससे कम है, तो आप 2-1-2-1 के पैटर्न में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे। अगर 14 से ज्यादा है तो आप फिर 1-2-1 के ऑर्डर को फॉलो करोगे, और ये ट्रिक CO प्लस के ऊपर वैलिड नहीं है। वो तो आपको याद रखना ही होगा कि जब CO से CO प्लस बनता है तो बॉन्ड ऑर्डर कम नहीं होता है, वो बढ़ता है। बाकी आप MOT क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो क्या होते हैं, कैसे उन्हें कंपेयर करते हैं, और क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको उनके बारे में याद रखनी हो।